कहानी एक छोटे से गांव की है। मई का महीना था। गांव में बहुत गर्मी पड़ रही थी और लोगों की हालत गर्मी से खराब हो रही थी। लेकिन फिर भी सभी लोग अपना घर चलाने के लिए छोटे मोटे दुकानें लगाकर कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में एक बादल नाम का आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ खेती करता था। कड़ी धूप में भी वो खेत में काम करता और फसल उगाता था। एक दिन की बात है, आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। मई के महीने में भी गांव वालों को बारिश का मजा मिल रहा था, लेकिन मजे के साथ कुछ लोगों को सजा भी मिल रही थी। और वो सजा बादल को मिल रही थी जो खेती करता था। बारिश देखकर वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से बारिश बंद हो जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो लोग इसी बारिश में अपनी खेती को देखने जाते हैं और खेत को देखकर चौंक जाते हैं। पूरी खेती बर्बाद हो चुकी थी। यहाँ बादल का भारी नुकसान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक ढाबे वाला था जो बहुत खुश था, क्योंकि बारिश की वजह से लोग मजा लेने के लिए उसके ढाबे पर आकर खाना खा रहे थे। ओ भैया, ओ बिहारी के ढाबे पर आकर मटन नहीं ऑर्डर किया तो क्या किया? दिल ना दिया, दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया? आओ बेटा यहाँ आओ, बिहारी का मटन खाओ, आओ आओ। मैं यहाँ मटन खाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस बारिश से बचने के लिए तुम्हारे ढाबे पर आ गया हूँ। क्यों भैया, क्या तुम्हें ये छाता लग रहा है जो बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गए? चलो भागो यहाँ से, अगर यहाँ रुकना है तो मटन खाना पड़ेगा। बिहारी भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और बारिश भी बहुत तेज है। मैं इतनी बारिश में भला कहाँ जाऊँगा? वो सब मैं नहीं जानता, जहाँ जाना है जाओ, यहाँ रहना है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं इसी बारिश में घर जाता हूँ। भीग जाऊंगा तो चलेगा, पर तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बादल अपनी पत्नी से चिंता में बात कर रहा होता है। मंजुलिका, अब हम क्या करेंगे? हमारी तो पूरी खेती खराब हो गई, हमारा गुजारा भी कैसे होगा? ये सब तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरा काम तो सिर्फ घर में खाना बनाने का है, बाकी घर कैसे चलाना है ये तो तुम मर्दों को ही सोचना पड़ेगा। यही दिक्कत है, घर चलाने के लिए जब हम दोनों सोचेंगे तभी कुछ होगा। तुम भी कोई आइडिया लगाओ, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है। मैं तो कहती हूँ एक बार बारिश में बाहर जाकर देखो कि लोग बारिश में क्या काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें वो काम जमे तो तुम भी वही काम शुरू कर देना। बारिश में खेती तो होने से रही। हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि बारिश में लोगों ने क्या क्या काम शुरू किया है। तभी गोपाल काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं और कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठकर बारिश में बातचीत कर रहे होते हैं। बताओ, कल तक मई का महीना था और भयानक गर्मी पड़ रही थी, और आज देखो इतनी बारिश पड़ रही है कि पूछो मत। कम से कम हमें इस गर्मी से बचने के लिए थोड़ी सी राहत तो मिली। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? ये मौसम के बदलने की वजह से राहत तो बस उन्हीं लोगों को मिली है जो अपना धंधा करते हैं, और जो खेती करते हैं उनको तो खूब नुकसान हुआ है। बात तो तुम्हारी सही है, इस बारिश में कुछ लोगों का फायदा हुआ है और कुछ लोगों को बहुत नुकसान हो गया है। भगवान सबका भला करे और जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर दे। गांव में हर तरफ बस बारिश को लेकर चर्चा चल रही थी। कुछ लोग गर्मी से राहत की बात कर रहे थे तो कुछ लोग बारिश से हुई तबाही का हल ढूंढ रहे थे। अरे पकौड़ी वाले भैया, तुम इतनी बारिश में भी पकौड़ी बेच रहे हो, तुम्हें बारिश की चिंता नहीं है क्या? बारिश की चिंता तो मुझे है बादल, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? पकौड़ी ना बेचूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं तो बस इसी उम्मीद में बेच रहा हूँ कि कोई ना कोई आकर मेरी पकौड़ी खाएगा। मुझे तो नहीं लगता इस बारिश में कोई पकौड़ी खाने आएगा। भला तुम्हारे खाली खाली ठेले पर कौन आएगा? ना तो तुमने कोई छत लगाई है, कम से कम छाता तो लगा देते, तभी ना कोई तुम्हारे यहाँ खाने आएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, ना तो मैं छाता लगा सकता हूँ और ना ही बड़े पर कहीं जगह ले सकता हूँ। अगर मुझे भाड़े पर ढाबा लेना होता तो मैं कब का ढाबा लेकर पकौड़ी बेचना शुरू कर देता, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है पकौड़ी वाले भैया, फिर तो तुम लगे रहो। मैं भी बारिश से बचने के लिए और अपना घर चलाने के लिए कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मैं अब जाता हूँ। तभी बादल वहाँ से चला जाता है और काम न मिलने पर हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करने लगता है। हे भगवान, आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? कोई तो काम मुझे दिला दो ताकि इस बारिश में मेरे घर का गुजारा हो जाए। मेरी मदद करो भगवान जी। यहाँ बादल हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था। तभी आगे से गांव का सरपंच आ रहा होता है। अब बादल को देखकर कहता है, क्या हुआ बादल, क्या दुआ कर रहे हो? भगवान से बारिश होने की खुशी मना रहे हो या बारिश होने का गम मना रहे हो? सरपंच जी, मैं तो इस बारिश से गम ही मना रहा हूँ, क्योंकि मई का महीना था और गर्मी का मौसम था, तो मैंने फसल भी गर्मी के मौसम के हिसाब से उगाई थी। लेकिन इस बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। मेरे पूरे महीने की मेहनत खराब हो गई।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अभी 1 महीने के लिए शादी के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरा ढाबा इस्तेमाल कर सकते हो। पर सरपंच जी, इस उम्र में आप शादी करेंगे? क्या शादी के लिए आपकी उम्र कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है? अरे मैं ऐसी उम्र में बूढ़ा दिखता हूँ, मैं अंदर से बहुत जवान हूँ। अपनी जवानी के किस्से सुना दूँ तो तुम जैसे लौंडे मेरे पाँव दबाएंगे। अच्छा ठीक है सरपंच जी, तो मुझे आपको आपके ढाबे के कितने पैसे देने होंगे? अरे बादल, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? अगर गांव का सरपंच मुसीबत में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? वैसे भी मैं 1 महीने बाहर जाऊंगा, मेरा ढाबा बंद ही रहेगा। इससे अच्छा है कि उसे तुम इस्तेमाल कर लो। ठीक है सरपंच जी, धन्यवाद। आपने तो मेरी पूरी मुसीबत ही खत्म कर दी। तभी दुख में नहीं, खुशी में बादल घर जाता है और अपनी पत्नी से बताता है। सुन रही हो मंजुलिका, मुझे एक काम मिल गया है। अब मैं इस बारिश में हमारा घर चलाने की सारी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा काम मिल गया जो तुम इतने खुश हो रहे हो? मुझे सरपंच जी ने अपना ढाबा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 महीने तक उनका ढाबा बिना किसी पैसे की चिंता किए इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर तुम ढाबे से इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम ढाबे का इस्तेमाल कैसे करोगे? ढाबे का इस्तेमाल करूंगा पकौड़े बनाने के लिए, वो भी ऐसे वैसे पकौड़े नहीं, मटन पकौड़े। मटन पकौड़ा? कांदा पकौड़ा सुना है, चिकन पकौड़ा सुना है, ये मटन पकौड़ा क्या है? वही तो बात है, गांव में किसी ने कभी मटन पकौड़े के बारे में सुना नहीं होगा। और जब मैं मटन पकौड़ा बेचना शुरू करूंगा तो लोगों की लाइन लग जाएगी। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। ठीक है, तुम जाओ, मटन लेकर आओ और बेच कर देखो क्या होता है। तभी अगले दिन बादल ढाबे पर तंदूरी स्वाद के मटन पकौड़े बनाना शुरू करता है और मटन पकौड़ों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए ढाबे में खड़े थे। तभी उन्हें पकौड़ों की खुशबू आती है। भाई क्या मस्त खुशबू आ रही है यहाँ से। मुझे तो खुशबू से ही खाने का मन कर रहा है। हाँ, खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है, पर पता नहीं क्या बेच रहा है। हमने तो पहले कभी गांव में ऐसा कुछ बिकते हुए नहीं देखा। चलो, यहाँ हम खड़े हैं, उससे अच्छा कुछ खा ही लेते हैं और देख लेते हैं कि गांव में क्या नया बेचा जा रहा है। सुनो भाई, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? ऐसा क्या बेच रहे हो तुम? हम तो यहाँ पर मटन पकौड़े बेच रहे हैं दोस्त। अब खुशबू इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने मटन पकौड़े बनाने के लिए ढेर सारे मसालों का इस्तेमाल किया है, और जब ये तेज आंच पर गर्मा गर्म मसाले धीरे धीरे पकते हैं तो ऐसे ही लजीज खुशबू आती है। अच्छा, मटन पकौड़े, ये तो हमने ना कभी सुना ना कभी खाया। कभी नहीं खाया है तो अब खा लो और देख लो कैसा लगता है। तभी बादल उन्हें मटन पकौड़े खाने को दो देता है। दोनों लोग मटन पकौड़े बड़े मजे से खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, वाह भाई, तुम्हारे मटन के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। बारिश में गरम गरम पकौड़े, वो भी मटन के। आज तो तुमने अलग ही मजा दिला दिया। ऐसे ही मजे के लिए रोज मेरे ढाबे पर आया करो और रोज मजे लिया करो। तभी वे दोनों बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर और खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते गांव के और भी लोग आते हैं और खुशबू सूंघते ही मटन पकौड़े खाना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ बादल का ढाबा चल रहा था, दूसरी तरफ बिहारी के ढाबे पर अब कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि बारिश से बचने के लिए लोगों को नया ढाबा मिल गया था और खाने को नई चीज मिल गई थी। तभी एक आदमी वहाँ से जा रहा होता है और बिहारियों से बुलाता है, अरे भाई, जरा यहाँ आना। आज तुम बड़े खुश दिख रहे हो। तुम्हारा ये खुशी वाला चेहरा मुझे आज समझ नहीं आ रहा। बताओ तो तुम्हारी खुशी का राज क्या है? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मैंने एक नई चीज खाई है जिसे मटन पकौड़ा कहते हैं। गांव में नया ढाबा खुला है और वहीं पर मटन पकौड़ा मिल रहा है। मैं तो वहीं खाकर आ रहा हूँ, खूब मजा आया खाकर। ठीक है, मटन पकोड़ा खा लिया ना, अब चल मेरा मटन खा, वरना तेरी खैर नहीं आज। ऐसी कैसी दादागिरी है भैया? मैं भला जबरदस्ती तुम्हारा मटन क्यों खाऊं? क्योंकि तुम मेरे ढाबे पर खड़े हो। मेरे ढाबे पर खड़े होने का मतलब यही है कि तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ खाना होगा। ओ बिहारी भैया, क्या तुम्हारा दिमाग थोड़ा ढीला है? मुझे तो तुमने यहाँ बुलाया, वरना मैं तो मस्त बारिश के मजे लेते हुए जा रहा था। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अभी देख कर आता हूँ कौन है ये पकौड़े वाला जिसकी वजह से मेरा धंधा इतना बंद पड़ गया है। आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी बिहारी बदल के ढाबे पर जाता है, ये देखने के लिए कि वो क्या बेच रहा है। क्या तुम ही हो जो गांव में कुछ नया लाकर बेच रहे हो, जिसकी वजह से गांव वाले तुम्हारे ढाबे पर बहुत आ रहे हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही गांव में एक नया पकौड़ा लाया है जो मटन से बनता है, जिसे मैं मटन पकौड़ा कहता हूँ। गांव वालों को ये बहुत पसंद आ रहा है। पर तुमने यहाँ क्यों ढाबा लगाया? ये ढाबा तो सरपंच का है ना, तुम्हें यहाँ ढाबा लगाने की परमिशन किसने दी? असल में बात ऐसी है कि बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए मेरी खेती खराब हो गई थी, तो मेरी मदद करने के लिए सरपंच ने मुझे ये जगह दे दी। अब मैं 1 महीने तक यहीं अपना ढाबा लगाऊंगा और अपना घर चलाऊंगा।
देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपना ये ढाबा यहाँ मत लगाओ, जाकर दूसरे गांव में लगाओ। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा है। तुम्हारे ढाबे से मुझे क्या लेना देना? तुम अपना ढाबा देखो, मैं अपना ढाबा देख रहा हूँ। जिसे जहाँ खाना होगा वो वहीं खाएगा। लगता है बेटा तू मेरे बारे में जानता नहीं है। मैं हूँ बिहारी, एक बिहारी पड़ता है सब पर भारी। अब तू इंतजार कर, तेरी गिल्ली तो मैं ही गिराऊंगा। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है। बिहारी के जाते ही वहाँ ढाबे पर एक गरीब आदमी आता है और बादल से कहता है, सुनो बेटा, क्या तुम मुझे यहाँ पर काम दे पाओगे? असल में बारिश की वजह से मेरी भी खेती खराब हो गई है। अब मुझे काम की तलाश है। क्या मैं तुम्हारे ढाबे पर काम कर सकता हूँ? चाचा, मैं आपको अपने ढाबे पर काम दे दूंगा, क्योंकि आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसे मैंने भी झेला है, इसलिए मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है। आप मेरे ढाबे पर काम कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम तो दिल से बहुत अच्छे हो। काश तुम्हारे जैसे गांव में और भी लोग होते। चाचा, गांव में और भी अच्छे लोग हैं, जैसे कि हमारे गांव के सरपंच। ये ढाबा मेरा नहीं है, ये तो सरपंच का है, जिन्होंने मुझे इसे 1 महीने के लिए चलाने के लिए दिया है, जब तक ये बारिश खत्म ना हो जाए। अच्छा, तब तो मेरा धन्यवाद तुम सरपंच जी को भी कह देना। तभी से वो बूढ़ा आदमी भी ढाबे पर काम करने लगता है और बारिश होती रहती है। और इस बार कांदा पकौड़े वाले ने भी एक छाता लेकर पकौड़े बेचना शुरू कर दिया था। काफी देर हो जाती है, पर कोई भी उसके पकौड़े लेने नहीं आ रहा था। लोग उसके ठेले के पास से तो जा रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। ये देखकर वो एक आदमी से पूछता है, सुनो भैया, बारिश में गरम गरम पकौड़े नहीं खाओगे क्या? पकौड़े खाकर देखो, बारिश में मजा ही आ जाएगा। नहीं भैया, अभी मुझे पकौड़े नहीं खाने। अभी अभी तो मैं पकौड़े खाकर आया हूँ। अब तो मेरा पेट भर गया है। क्या कहा तुमने? पकौड़े खाए? कहाँ पर पकौड़े खाए? क्या तुम्हारी बीवी ने बनाए थे? अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी कहाँ है? मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। असल में पकौड़े तो सरपंच के ढाबे पर खाकर आ रहा हूँ। वहाँ पर एक आदमी आया है जो बहुत ही मस्त पकौड़े बेचता है, वो भी मटन पकौड़े। बस वही पकौड़े में खाकर आ रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मटन पकौड़े? भला ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? हाँ, हमें भी फिलहाल में ही मालूम चला कि मटन पकौड़े जैसी भी चीज होती है। आधा गांव वहीं पर मटन पकौड़े खाने जाता है, इसीलिए तुम तो समझो तुम्हारा ये कांदा पकौड़ा कोई नहीं खाएगा। चलो अब मैं जाता हूँ। आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी पकौड़े वाला सोच में पड़ जाता है। ये पकौड़े वाले का तो खेल बिगाड़ना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मेरा धंधा पूरा बंद हो गया है। अब मैं अपने दोस्त की मदद लेता हूँ, वही मेरी मदद करेगा। तुम्हें पता है आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। आज मेरा धंधा पूरा खराब हो गया, वो भी सिर्फ एक ढाबे की वजह से। क्यों, ऐसा क्या हो गया? भला दूसरे ढाबे वाले ने तुम्हारे ढाबे का क्या बिगाड़ लिया? ढाबे वाला मटन पकौड़ा बनाकर बेच रहा है और गांव वालों को वो इतना पसंद आ रहा है कि सब लोग बारिश में वहीं खाने जा रहे हैं और कोई भी मेरे यहाँ नहीं आ रहा। बस इसी वजह से मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया है। अब तो मुझे उसका खेल बिगाड़ना पड़ेगा और उसे दिखाना पड़ेगा कि बिहारी क्या चीज है। मटन पकोड़ा? ये तो बहुत नई चीज मैंने सुनी है। क्या तुम मेरे लिए भी लेकर आओगे? वाह वाह, यहाँ तुम्हारे पति की बैंड बजी पड़ी है और जिसने मेरी बैंड बजाई है तुम उसी के पकौड़े खाने की बात कर रही हो। वाह मैडम जी वाह। यहाँ दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। तभी वही पकौड़े वाला बिहारी के घर आता है और पता चलता है कि पकौड़े वाले का दोस्त बिहारी ही है। अरे वाह मुन्ना कुमार पकौड़े वाले, बताओ कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ तुम्हारी एक मदद लेने आया था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है दोस्त। बस तुम बताओ तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बिहारी, असल में गांव में मैंने सुना है कि एक नया पकौड़े वाला आया है और उस पकौड़े वाले की वजह से मेरे पकौड़े कोई नहीं खा रहा। तो मुझे चाहिए कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं उस पकौड़े वाले की बैंड बजा सकूं। अरे वाह दोस्त, तुम तो बिल्कुल सही समय पर सही जगह आए हो। असल में मेरा भी ढाबा उसी पकौड़े वाले की वजह से बंद पड़ा है। मुझे भी उस पकौड़े वाले से बदला लेना है। तभी दोनों लोग आपस में अपना अपना प्लान बताने लगते हैं और ढाबा कैसे बंद करेंगे इसी बारे में बात करते हैं। फिर पकौड़े वाला मुन्ना कुमार बादल के ढाबे पर जाता है जहाँ पर उसका नौकर होता है। आओ भैया आओ, मटन पकोड़े खाओ और बारिश में मौज कर जाओ। बताओ भैया कितनी प्लेट मटन पकोड़े लगा दूं? अरे नहीं चाचा, मैं यहाँ मटन पकोड़े नहीं खाने आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ बादल से मिलने आया था। बादल कहाँ पर है चाचा? सेठ जी तो अभी घर गए हैं। फिलहाल मैं ही उनका ढाबा चला रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं, मैं तो यहाँ ढाबे पर काम के लिए आया था। असल में मुझे बादल ने कहा था कि उसे एक जादू दिखाने वाला अपने ढाबे पर चाहिए ताकि लोग उसे देखकर उसके ढाबे पर आएं। तो मैं उसी काम के लिए आया था। अच्छा, तो तुम्हें जादू आता है बेटा? क्या तुम मुझे थोड़ा सा जादू करके दिखा सकते हो?
जरूर जरूर चाचा, यही तो मेरा काम है। आप एक काम कीजिए, आपके पास अभी जितने पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं आपको जादू दिखाता हूँ। तभी वो चाचा सारे पैसे पकौड़े वाले को दे देते हैं, ये सोचकर कि वो जादू दिखाएगा। तभी पकौड़े वाला मंत्र पढ़ना शुरू करता है। एंगले का बंगले का कंगले का जादू है ये जादू। आधा पादा कौन पादा मामा जी का घोड़ा पादा। आम दाम दुश पैसा हो जा फुस। ये मंत्र पढ़ते ही पकौड़े वाले के हाथ से पैसे गायब हो जाते हैं। ये देखकर चाचा कहते हैं, वाह बेटा वाह, मजा कर दिया। इतना बढ़िया जादू, मुझे तो पता ही नहीं चला पैसा कहाँ गया। मजा आ गया, मजा आ गया। अब लाओ मेरे पैसे दे दो, वरना बादल सेठ मेरी हालत ही खराब कर देंगे। पैसे कैसे पैसे चाचा, वो तो गायब हो गए ना। आपको ही जादू देखना था, मैंने आपको जादू दिखा दिया। मैंने कब कहा था कि जादू से मैं पैसे वापस भी ला सकता हूँ। बेटा ऐसा मत करो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तभी पकौड़े वाला बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। चाचा उदास खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया। अब तो उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचा। और कुछ समय बाद बादल भी वहाँ आ जाता है। चाचा जी क्या बात है, आज तो आप बड़े उदास लग रहे हैं कि आज धंधा अच्छा नहीं हुआ। बेटा धंधा तो अच्छा हुआ था, पर एक दिक्कत हो गई है। असल में तुमने जिस जादू वाले को बुलाया था, मैंने उसे जादू दिखाने को कहा तो उसने जादू से सारे पैसे गायब कर दिए। चाचा जी आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कौन जादूगर, कौन से पैसे, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा अभी ढाबे पर एक जादूगर आया था, उसने कहा कि उसे तुमने बुलाया है और उसने जादू दिखाने के बहाने से मुझसे पैसे लिए और सारे पैसे जादू से गायब कर दिए और यहाँ से बिना पैसे वापस लाए चला गया। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। चाचा क्या मैं आपको पागल दिख रहा हूँ? मैंने आपको उंगली क्या दी? आप तो सर पर चढ़ गए, मेरी ही थाली में खाया और उसी में छेद भी कर दिया। चाचा अब आप यहाँ से जाइए, वरना मैं गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बुजुर्ग को कुछ कहूँ। ये सुनकर चाचा उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। चाचा जा ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। वाह वाह, हमारा तो पूरा प्लान कामयाब हो गया दोस्त। सारे पैसे हमने लूट लिए। अब उस बादल को पता चल गया होगा कि हम क्या चीज हैं। हाँ हाँ, मजा तो बहुत आया, पर बादल होता तो और भी मजा आता। बेचारे चाचा को मैंने मुसीबत में डाल दिया। अरे इस गांव में कोई बेचारापन नहीं है, तुम इतना मत सोचो। और चलो अब इन पैसों से पार्टी करेंगे और इस बारिश का मजा उठाएंगे। ये सारी बातें पीछे खड़े चाचा सुन लेते हैं और वो मन में कहते हैं, अच्छा तो ये है जिन्होंने मुझे पागल बनाया। बिहारी को तो पूरा गांव जानता था, लेकिन ये आदमी तो मेरे लिए कोई नया आदमी था। अभी मैं जाकर सारी बातें बादल को बताता हूँ। तभी चाचा बादल के घर पर जाते हैं और बादल से कहते हैं, बेटा मुझे अभी अपने घर से मत भगाना, पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद ही तुम कुछ कहना। अच्छा ठीक है, बताओ फिर मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं। बेटा मैंने जिस जादूगर की बात की थी, अभी मैंने उसे बिहारी से बात करते हुए देखा। वे लोग ये बात कर रहे थे कि दोनों मिलकर तुम्हें लूटने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तुम ढाबे पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे लूट लिया। ये सब उन लोगों की वजह से हुआ, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया बेटा। अच्छा मतलब ऐसा कुछ बिहारी ने किया है। मुझे तो पहले से ही बिहारी पर शक था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा भी कर सकता है। चाचा मुझे माफ कर दो, हम अपने पैसे लेने का कुछ उपाय सोचते हैं। बेटा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जैसे उन्होंने हमें पागल बनाया है, वैसे ही हम उन्हें पागल बनाएंगे और ऐसा मजा चखाएंगे कि वे कभी ऐसी हरकतें किसी के साथ नहीं करेंगे। तभी बूढ़े चाचा अपना सारा प्लान बादल को बता देते हैं और अगले दिन बादल बाबा का वेश पहनकर वहीं बैठ जाता है जहाँ पकौड़े वाला पकौड़े बेचता है। अरे ओ बाबा, यहाँ से हट जाइए, ये मेरी जगह है। अगर आप यहाँ बैठोगे तो आपको देखकर बहुत लोग डर जाएंगे और मेरे यहाँ पकौड़ी खाने नहीं आएंगे। बेटा तू किससे बात कर रहा है? जरा संभल कर बात कर। अभी एक मंत्र मारूंगा ना तो यहाँ से उड़कर मुंबई पहुँच जाएगा। मेरी शक्तियाँ तू अभी जानता नहीं है। क्या बाबा हवाई जहाज में काम करते हो क्या, जो मुझे एक मंत्र में यहाँ से सीधा मुंबई पहुँचा दोगे? बेटा मुझे हल्के में मत ले, मेरे पास बहुत अनोखी अनोखी शक्तियाँ हैं। अगर सुन लेगा ना तो तू मेरे सामने घुटने टेक देगा। बाबा अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मुझे ज़रा आपकी 1-2 शक्तियाँ बता दो, मैं भी देखता हूँ कि आपके पास कैसी शक्तियाँ हैं। बेटा अगर तू मुझे अभी पैसे देगा तो कल तक मैं तेरे पैसे डबल कर दूंगा। सोच, इससे अच्छी शक्ति दुनिया में कहीं हो सकती है क्या? क्या आप बात कर रहे हैं बाबा जी? अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो आप मेरे पैसे डबल कर देंगे? हाँ बेटा, तू मुझे जितने पैसे देगा मैं उतने ही पैसे डबल करके दूंगा। अगर तुझे मेरी शक्तियाँ देखनी है तो अभी मुझे पैसे देकर देख। ये सुनकर लालच में आकर पकौड़े वाला बाबा को सारे पैसे दे देता है
और आप पकौड़े बेचना शुरू कर देता है और बाबा भी पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पकौड़े वाला अपने दोस्त बिहारी के साथ डबल पैसे लेने के लिए आता है, लेकिन उसे बाबा की जगह वहाँ तो बादल और बादल के नौकर बूढ़े चाचा दिख रहे थे। तभी बादल उनसे कहता है, क्या हुआ बेटा, डबल पैसे लेने आए हो क्या? डबल पैसे तो क्या, तुम्हें आधे पैसे भी अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बाबा कोई और नहीं, मैं ही था। ये तुम क्या कह रहे हो? पर तुम तो बाबा जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो तुम नहीं थे, वो तो एक बाबा थे। लगता है भैया अभी तक आपको समझ में नहीं आया। मैंने अपनी पोशाक बदली थी, सब नकली था, और अब तुम्हें असली वाला चूना लग चुका है। हा। अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लगता है पता नहीं मैं और बिहारी क्या चीज है। पर ऐसी चीज तो पहले तुमने शुरू की थी, पहले तुमने धोखाधड़ी की, अब हमने धोखाधड़ी कर दी, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत तो अब तुम्हें होगी, जब हम पुलिस वालों को बुलाकर तुम्हारी चटनी बना देंगे। तभी पकौड़े वाला पुलिस वाले को फोन लगा देता है और पुलिस वाले को सारी बातें बता देता है। कुछ समय बाद पुलिस वाले, पकौड़े वाला और बिहारी सब लोग बादल के ढाबे पर आते हैं। क्या तुम ही बादल हो जिसने इन दोनों दोस्तों को लूटा है? क्या तुम्हें ऐसे मासूम चेहरे वाले बिहारी को लूटने में मजा आता है? उसकी शक्ल कितनी भोली है। सर जी, ये बिहारी सिर्फ शक्ल से भोला है, अंदर से एकदम हरामी किस्म का आदमी है। ये बस लोगों का बुरा चाहता है। मैंने तो बस इसे सबक सिखाया था। मतलब तुम ये मानते हो कि तुमने इसे सबक सिखाने के लिए इन लोगों के पैसे लूटे हैं? पर सर जी, मैंने इनके पैसे नहीं लूटे हैं, इन्होंने सबसे पहले मुझे लूटा। ये लोग मेरे ढाबे पर आए तो मेरे जो नौकर हैं उन्हें पागल बनाकर सबसे पहले पैसे लूटे, उसके बाद मैंने सबक सिखाने के लिए ये सब किया। देखो, मैं तुम्हारी सिर्फ बोली हुई बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, पर तुमने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए मैं तुम्हें जेल में डालता हूं। जब तक मेरे पास सबूत नहीं आते मैं तुम्हें जेल से नहीं निकाल सकता। चलो अब मेरे साथ। पर सर जी, गलत तो इन्होंने भी किया था, कम से कम इन्हें भी जेल लेकर चलो। देखो, अभी मेरे पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, ना मैं अभी कुछ कर सकता हूँ। ये लोग मेरे पास पहले आए तो मैं बस इनका ही केस देख सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर पुलिस वाला बादल को जेल में लेकर चला जाता है और दोनों दोस्त खुशी से झूमने लगते हैं। कुछ समय बाद बादल का ढाबा उसका नौकर चला रहा था, क्योंकि बादल जेल में था। तभी वहाँ गाँव का सरपंच आता है। तुम कौन हो भाई, और मेरे ढाबे पर क्या कर रहे हो? मैंने तो ये ढाबा बादल को दिया था, और बादल कहाँ है? मैं बादल के यहाँ काम करता हूँ। असल में बात ऐसी हुई कि गांव में जो बिहारी है उसने बादल को लूटने की कोशिश की और बादल ने उसे उसी के लिए सबक सिखाया, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा होगा, ये कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहो। सरपंच जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहारी ने बादल के पैसे लूटने की कोशिश की थी, इसीलिए बादल ने एक बाबा का रूप बनाकर बिहारी के पैसे लूट लिए और हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन बिहारी पुलिस के पास चला गया और पुलिस वाले ने बादल को जेल में डाल दिया। अरे अरे, ये तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। कौन था पुलिस वाला, मुझे बताओ। जी, पुलिस वाले का नाम था बुलबुल पांडे। अच्छा, बुलबुल पांडे, पहले बताना चाहिए था ना। ये तो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। अभी मैं बादल को बाहर निकाल लाता हूँ और बिहारी को सबक सिखाता हूँ। तभी सरपंच जी बुलबुल पांडे इंस्पेक्टर को फोन लगाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। और सारी बातें सुनकर बुलबुल पांडे बादल के पास जाते हैं। सुनो बादल, चलो तुम्हें जेल से बाहर निकालने का मौका आ गया है। मुझे पता चल गया है कि इन सारी घटनाओं के पीछे बिहारी का हाथ है, इसीलिए अब तुम्हें जेल में नहीं रख सकता। कानून अंधा नहीं होता, वो सिर्फ इंसाफ दिलाता है। पर बुलबुल जी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको बिहारी लोगों पर शक हो गया? असल में मुझे अभी गांव के सरपंच का फोन आया था, और गांव का सरपंच मेरा लंगोटिया यार है। हम बचपन में साथ में गोटी खेलते थे। अगर उसने कहा है कि तुम निर्दोष हो तो इसका मतलब तुम निर्दोष ही हो। मैं अभी बिहारी और उसके दोस्त को पकड़कर जेल में बंद करता हूँ। तभी पुलिस वाले बादल को छोड़कर पकौड़े वाले के पास पहुँचते हैं। चलो पकौड़े वाले, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा न्योता आया है। बहुत लोगों को फंसाने का शौक है ना, जादू दिखाना है ना तुम्हें। आओ तुम्हें जादू दिखाता हूँ जेल के अंदर। क्या हुआ सर जी, अचानक से आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो निर्दोष हैं। सारी गलतियां तो बादल ने ही की थी, आप उसी को जेल में डाल दीजिए। बेटा, मुझे और पागल मत बनाओ। मुझे सब पता चल गया है कि कौन निर्दोष है और कौन गुनहगार है, इसीलिए अब तुम्हें सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। पर सर जी, आप मेरा एक काम कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले जेल में जाऊं। इस सारे काम में मेरे दोस्त का भी हाथ था। क्यों ना आप उसे भी जेल में लेकर चले, वरना वो मेरा बहुत मजाक बनाएगा। ठीक है,
अब जब तुम अपने मुंह से गवाही दे रहे हो कि तुम्हारा दोस्त भी इसमें शामिल है, तो मैं तुम्हारे दोस्त को भी जेल में डालूंगा और एक बात कहूंगा, तुम्हारे जैसा दोस्त किसी के पास ना हो। इतना कहकर पुलिस दोनों लोगों को जेल में डाल देती।